जय हिंद साथियों, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हमने कल से जो प्रीवियस ईयर के आर्मी अग्निवीर के पेपर सोल्व करने शुरू किए थे, उसका आज हम दूसरा पेपर देखेंगे कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं और हमें कैसे आंसर देने हैं। इसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपका 100 नंबरों का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर कल बताया था मैंने 15 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, 15 मैथ के रहते हैं, 15 साइंस के रहते हैं और 5 रीजनिंग के रहते हैं। सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कैसे हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें बताना है भारत और चाइना के बीच में 1962 का युद्ध हुआ था, उसके लिए पूछा है कि 1962 का भारत चीन युद्ध कहां लड़ा गया था, हुआ कहां पे था, जगह बतानी आपको। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख और सिक्किम के अंदर कहां पे हुआ था 1962 और 1967। मेन जो चाइना के साथ में जो हमारी जो मेन झड़पें थी, एक तो 1962 की थी, दूसरी थी 1967 की। ठीक है, और तीसरा 2017 के अंदर छोटी सी झड़प हुई थी बच्चों। तो यहाँ पे 1962 वाला पूछा आपसे कहां पे हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का एरिया था बच्चों। हिमालय क्षेत्र को लेकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय थल सेना और किसके बीच में, चाइनीज जो आर्मी उनके बीच में युद्ध होता है। अगला जो था जो 1967 का, ये कहां पे हुआ था? सिक्किम के क्षेत्र के अंदर हुआ था। अगला कहां पे होता है बच्चों? सिक्किम के क्षेत्र के अंदर होता है 1967 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा आप लोग। क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां किस डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां कौन सा डेल्टा बनाती है बताना है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा बनाती है, महानदी गोदावरी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, नर्मदा तापी बनाती है। क्वेश्चन के अंदर ये आंसर लिखा हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, तो कौन सा डेल्टा बनाएगी? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाएगी। कौन सा बनाएगी? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा पूछते, एक ही बात है बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो याद रखना सुंदरवन का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा। तटीय रेखा जो भारत के अंदर जो तटीय रेखा की लंबाई है वो है बच्चों 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर तटीय रेखा की लंबाई है। क्या बोल रहे हो? ठीक है, इसका आंसर बता रही हूँ। ये तो तटीय रेखा की लंबाई है। अगर स्थलीय रेखा सीमा की पूछ ले आपसे, तटीय रेखा इतनी है, स्थलीय सीमा को आपकी कोस्टल हो गई, और ये लैंड बाउंड्री। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है बच्चों 15,200 किलोमीटर। एक तो ये याद रखना आपको, जो किलोमीटर के अंदर लिखा है। तटीय रेखा की कुल लंबाई पूछी जा सकती है, 7516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये तटीय आपकी पूछिए सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य से लगती है हमारी? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात या तमिलनाडु। याद रखना सर्वाधिक तटीय रेखा लगने वाला राज्य कौन सा है? आपका गुजरात है। अगर यहाँ पे यूटी पूछता, केंद्र शासित प्रदेश पूछता, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा आपसे, तो क्या आंसर हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में आंसर हो जाएगा बच्चों अंडमान और निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। अगर हमसे पूछे स्थलीय सीमा सर्वाधिक किसके साथ में लगती है, तो 15,200 किलोमीटर में से सर्वाधिक जो लगने वाली है वो हमारी किसके साथ में है बच्चों? या तो सर्वाधिक पूछता या सबसे कम पूछता। सर्वाधिक लगने वाला है आपका बांग्लादेश बच्चों। सर्वाधिक किसके साथ में लगती है हमारी स्थलीय सीमा? बांग्लादेश के साथ में लगती है। सबसे कम पूछे किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में लगती है। क्लियर है? चले आगे, ये छोटी छोटी बातें अभी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। जो दक्कन का पठारा है आपका, मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? दक्कन का पठारा है, इनमें से किस टाइप की चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, अग्नि चट्टानों से बना हुआ है, कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है, या फिर बलुआ चट्टानों से बना हुआ है? दक्कन का पठार मेनली अवसादी चट्टाने हैं या अग्नि चट्टाने? कौन सा बच्चों? इसका जो करेक्ट आंसर है वो अग्नि चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है बच्चों? आपका दक्कन के पठार का, दक्कन का जो प्लेटो है उसका निर्माण हुआ है। याद रह जाएगा, क्या बताना? अग्नि चट्टाने बच्चों। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसकी प्रमुख विशेषता बतानी है, इसमें से कौन सी है ब्रह्मोस मिसाइल? ठीक है, हमारी सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी विशेषता क्या है वो बतानी है। आपके ऑप्शन दिया हुआ है, स्टील्थ तकनीक है,
फायर एंड फॉरगेट का सिद्धांत है, केवल जमीन से लॉन्च करना है या 2.5 टन से कम वजन है बच्चों। इनमें से विशेषता बतानी ब्रह्मोस की कौन सी मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर बोलते हैं कि आपको कोई किसी आपका जो टारगेट है उसको क्या करना है, आपको अटैक करना उस टारगेट के ऊपर, तो एक बार आप कर दोगे तो दोबारा से उसके अंदर आपको दोबारा से नहीं करने की कोई करना पड़ेगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत के ऊपर काम करती है ब्रह्मोस मिसाइल। क्या विशेषता इसकी, इन ऑप्शनों में से फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। अगर आपने एक बार क्या लगा दिया, आपका लॉन्चिंग जो बता दिया है वहां पे जाके अपने आप ही क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा, भारतीय सेना में ब्रोफोर्स तोपों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी बच्चों, कब की थी, केलकर समिति ने की थी, 1975 की समिति ने की थी, राव समिति ने की थी, या हेंडेकर समिति ने की थी। इसके अंदर कौन सी ब्रोफोर्स जो तोपे हैं इनको शामिल करने के लिए, ठीक है, किस सिफारिश ने काम किया था या किस सिफारिश के लिए शामिल किया गया था, 1975 की जो समिति थी उसके द्वारा शामिल किया गया था। कौन सी समिति के द्वारा प्रोपोज तो आपका तोपों को शामिल किया जाता है, 1975 की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का स्थायी सदस्य कौन है। इनमें से स्थायी सदस्य बताना कौन कौन सा बच्चों, भारत है, जापान है, रूस है या जर्मनी है, कौन सा है। इसकी स्थापना याद रखना, इसके अंदर 5 स्थायी देश है, स्थापना होती है बच्चों इसकी 1945 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। इनमें से भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, जापान भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, रूस है बच्चों, रूस है, सेकंड ब्रिटेन है, थर्ड अमेरिका है, ठीक है, जापान, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है बच्चों। ये जो देश है इसके क्या है, स्थायी सदस्य। आंसर क्या होगा इसका, रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या पूछा आपसे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, 1949 में, 1976 में, 1950 में या 1962 के अंदर। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन किसके तहत जोड़े गए थे, अच्छे से याद रख लेना, बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए थे। पूछ लेते हैं ये कब हुआ था, संशोधन 1976 में होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान बोलते हैं। इसके अंदर बहुत चेंजेस हुए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया हो गया कि ये जो आपका समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, प्रस्तावना के अंदर 1976 के अंदर जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, याद रह जाएगा। क्या बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था, 1976 के 42वां संविधान संशोधन के तहत, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। कल ये क्वेश्चन बताया था, क्या पूछा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब आयोजित किया गया था, कल ही बताया था। ब्लू स्टार ऑपरेशन होता है 1984 के अंदर, किसके तहत, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहां पे, अमृतसर के अंदर। भारतीय थल सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या था, ब्लू स्टार था बच्चों। बहुत बार ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बच्चों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कार्बेट, हिम्मिस, काजीरंगा, सुंदरवन। जिम कार्बेट कहां पे बच्चों, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। हिम्मिस कहां पे, लद्दाख के अंदर है। बड़ा का मतलब एरिया जिसके पास में ज्यादा है, लद्दाख के अंदर है बच्चों। काजीरंगा कहां पे, असम के अंदर है। सुंदरवन कहां पे बच्चों, पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान याद होने चाहिए हमें कि सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान कहां, पश्चिम बंगाल में, काजीरंगा असम के अंदर है, लद्दाख के अंदर कौन सा, हिम्मिस है, और जिम कार्बेट कहां पे, उत्तराखंड के अंदर है। इनमें से सबसे बड़ा पूछा है, बड़ा का मतलब जिसके पास में एरिया सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, हिम्मिस है बच्चों। अगर यहाँ पे सबसे पुराना पूछता तो क्या बताते हम, सबसे पुराना पूछते तो जिम कार्बेट बताते। इसी का नाम क्या था बच्चों, हेल्ली राष्ट्रीय उद्यान भी इसी का नाम था। और फिर क्या नाम पड़ा, हेल्ली से पड़ा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी किसी को बोलते हैं हम, जिम कार्बेट को बोलते हैं। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना होती है 1936 के अंदर। वर्तमान में हमारे देश में, भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गई 107। कितनी हो गई, 107। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बेट है, जिसके 2 नाम थे, हेल्ली राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा, रामगंगा। हेल्ली भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और हिम्मिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, हेल्ली और हिम्मिस अलग अलग है। हिम्मिस लद्दाख के अंदर है, हेल्ली जिम कार्बेट को बोलते हैं, जो कहां पे, उत्तराखंड के अंदर है बच्चों। क्लियर है, बड़ा पूछा है तो हिम्मिस होगा, लद्दाख वाला। अगर पुराना पूछा तो क्या होगा, तो आपका जिम कार्बेट होगा, या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी क्या होगा, जिम कार्बेट, जिसके 2 नाम और है, हेल्ली और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रह जाएगा। बाकी राष्ट्रीय उद्यान बता दिया।
ये जो काजीरंगा वाला राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक सिंह के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो क्या बताते हैं हम लोग? एक सिंह के गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या आंसर होगा बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको आंसर देना है एक सिंह के गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो आंसर देना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। याद हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये सारे एग्जामों में आए हुए बच्चों। चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आ रखा है बच्चों। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम बताना हमें क्या था बच्चों? हमें पता होना चाहिए ये चंद्रयान 3 ये हमारे किसके बच्चों? इसरो के स्पेस सेंटर, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके मिशन है बच्चों। ठीक है, कई बार पूछ लेते इसकी स्थापना कब हुई थी, आंसर याद रखना 15 अगस्त 1969 को होती है। ठीक है, फादर ऑफ इसरो या इसरो का जनक बोल देते हैं। आपसे पूछे तो हम क्या बताते हैं? विक्रम साराभाई बताते हैं भाई। क्या बताते हैं? विक्रम साराभाई। यही पहले क्या थे? हमारे इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो के, वर्तमान में इसरो का चेयरमैन पूछ ले, ये क्या थे? प्रथम इसरो के अध्यक्ष, प्रथम इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष पूछे आपसे तो वो कौन है बच्चों? वी नारायणा। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष, वर्तमान इसरो का अध्यक्ष। क्लियर है? याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा इसका हेडक्वार्टर, कई बार पूछ लेते हैं मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर तो याद रखना बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे बच्चों? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर है। अब यहाँ से पूछा चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम बताना। चंद्रयान 3 ये हुआ कब था बच्चों? ये हुआ था 2023 के अंदर। लॉन्च कब हुआ था? 2023। अगर पूछे चंद्रयान सेकंड पूछे आपसे तो ये होता बच्चों 2019 के अंदर। और आपसे पूछे चंद्रयान फर्स्ट पूछ लेता तो आंसर क्या होता बच्चों? ये होता 2008 के अंदर। एक तो यहां से पूछा जा सकता है कि ये मिशन लॉन्च कब हुए थे, चंद्रयान पहला कब था, सेकंड कब था, थर्ड कब था, तो तीनों के बारे में बता दिया कब कब हुए। एक यहां से क्वेश्चन यहां आ सकता है कि इस समय अध्यक्ष कौन था। जैसे चंद्रयान फर्स्ट हुआ है, लॉन्च कब होता है, मिशन कब हुआ? 2008 के अंदर। इस समय इसरो का अध्यक्ष पूछे तो क्या बताना है? जी माधवन नायर। इस समय इसरो का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, जी माधवन नायर था बच्चों, माधवन नायर। सेकंड के टाइम पर कौन था? तो के सिवन था बच्चों, सोमनाथ तो थर्ड के टाइम पर था। कौन था? के सिवन था। और थर्ड के टाइम पर कौन है? सोमनाथ था बच्चों, सोमनाथ था। याद हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है ये इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी कौन से की? चंद्रयान थर्ड की। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है। और उस लैंडर का नाम क्या रखा गया था? जो हमारे पहले इसरो के वैज्ञानिक थे, इसरो के जो अध्यक्ष थे, उनके नाम पर रखा था, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, विक्रम साराभाई। उनके नाम पर क्या रखा गया था? विक्रम। याद हो जाएगा, विक्रम है बच्चों। क्लियर है? सफलतापूर्वक लैंडिंग कब होती है इसकी? देखो 14 जुलाई 2023 को लैंड हुआ था यहां से, और सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाती है इसकी 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को। इसलिए 23 अगस्त को हम क्या मनाते हैं बच्चों? इसीलिए हमने घोषणा की 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा बच्चों। ये सारी बातें हमें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। चले आगे, ये छोटा सा टॉपिक यही साथ में क्लियर करा दिया। याद रखना चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च होता है, सेकंड कब होता है, थर्ड कब होता है। इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन थे, थर्ड का जो लैंडर है उसका नाम किसकी याद में रखा है? हमारे जो इसरो के पहले वैज्ञानिक थे या इसरो के पहले अध्यक्ष थे, या हम क्या बोल सकते, इसरो के जनक थे, उनके नाम पर रखा गया विक्रम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रहा है? आंसर दीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके सामने बता रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके ऊपर हमें बताना है मैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों? नीति आयोग की स्थापना कब होती है? पहले नीति आयोग का नाम हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। क्या हुआ करता था? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम परिवर्तन करके हमने क्या कर दिया? नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना होती है बच्चों 15 मार्च 1950 को होती है। नीति आयोग की स्थापना कर दी थी हमने, कब कर दी थी? 1 जनवरी 2015 को। कब कर दी थी बच्चों? 1 जनवरी 2015। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया हमने? नीति आयोग कर दिया बच्चों। इनके हमेशा अध्यक्ष याद रखना कौन होता है? अध्यक्ष हमेशा नीति आयोग की बात हो या किसकी योजना आयोग की बात हो, कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे पूछ ले कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष पूछा तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष पूछे तो आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी थे, उसी टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो भी क्या आंसर होगा? तो भी आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी।
योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष पूछे तो क्या आंसर होगा? 2014 के आसपास हमारे 2015 में अध्यक्ष कौन थे? आपके प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो अंतिम अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। क्लियर है, बातें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, अब ध्यान रखना हमें, इनके जो उपाध्यक्ष है वो चेंज होते रहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो क्या बताना बच्चों? अरविंद पनगटिया थे। कौन थे? अरविंद पनगटिया थे, जो 16वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष है बच्चों, अरविंद पनगटिया। वर्तमान में नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष चेंज होगा, अध्यक्ष चेंज नहीं होगा। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना बच्चों। अभी कौन है? सुमन के बेरी, याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और योजना आयोग के जो पहला उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा बच्चों। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। क्वाड QUAD समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है बच्चों? याद रखना, इसके अंदर 4 देश शामिल होते हैं, ठीक है। कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत है इसके अंदर बच्चों, अमेरिका है, जापान है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की जगह क्या आएगा बच्चों? रूस आएगा। क्लियर है? क्वाड देशों में जो शामिल देश है भारत, अमेरिका, जापान और रूस है बच्चों। क्लियर है? पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या पूछा है? आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा है, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें बताना है भारतीय सेना का सिग्नल कोर कब स्थापित किया गया? भारतीय सेना के अंदर सिग्नल कोर कब स्थापित किया था, ये इसके बारे में बताना। 1900 में किया था, 1920 में किया था, 1947 में किया था, 1850 में किया था। सिग्नल कोर की स्थापना की जाती है बच्चों, कब की जाती है? जब आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसकी स्थापना की गई थी सिग्नल कोर की, 1920 के अंदर बच्चों। कब की गई थी? 1920 के अंदर की गई थी, ठीक है। अंग्रेजों के समय। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और इसे कब अपनाया गया बच्चों? आप लोगों को सबको पता है, राष्ट्रगान की बात हो रही है, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू या अज्ञात बच्चों। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे राष्ट्रगीत होता तो हम करते बच्चों, राष्ट्रगीत होता तो क्या करते हैं हम? बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं। कि रचयिता कौन थे राष्ट्रगान के? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगर इतना भी पता है तो काम हो जाएगा। पहले तो ये पूछा एक क्वेश्चन के अंदर, दूसरा पूछा कब बनाया गया था? 1950 में अपनाया जाता है बच्चों। कब अपनाया जाता है? 1950 के अंदर। पहली बार गाया गया था तो आंसर होता है 1911 बच्चों। पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान को तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। अपनाया गया कब था? तो वो 1950 के अंदर अपनाया गया था। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे बच्चों, ठीक है। ये छोटे छोटे हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन थोड़े से आपको लगे होंगे टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे बच्चों, जैसे ब्रह्मोस वाला था, ब्रह्मोस मिसाइलें थी, या ये आपका सिग्नल कोर वाला क्वेश्चन है। ये अच्छे क्वेश्चन है। ये हो सकता है हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है बच्चों। तो इसी माध्यम से हमें और अच्छे से तैयारी करनी है। इन क्वेश्चनों को साथ साथ में लर्न करना, समझना कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे थे, जो नहीं आ रहे थे तो उनका हम क्या करें, ठीक है। हमारे एग्जाम के टाइम बहुत कम बचा हुआ, आप अच्छे से तैयारी करो। बाकी के जो क्वेश्चन है सोल्व है वो सर करवाएंगे, मैथ वाले, रीजनिंग वाले। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। तो चलिए भाई, जीके के शानदार 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के बाद अब हम करते हैं साइंस और मैथ के कुछ प्रश्नों को हल, ठीक है। ये सारे के सारे PYQ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना इन प्रश्नों को ध्यान से सुनोगे तो भी आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और जब तक आपका एग्जाम होगा यानी जून तक, तो यहाँ पर लगभग हम 40 से 50 टेस्ट है वो कवर कर लेंगे। तो 40 से 50 टेस्ट कवर कर लेंगे तो लगभग 1000 के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर हम 2 से 3 बातें भी तो बताते हैं। तो लगभग 1000-1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कम से कम हमारे 15 में से 12-13 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि मानव रक्त का मतलब ह्यूमन ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? अब ये तो हमें पता है कि मानव का जो ब्लड होता है वो कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है, ठीक है। तो मानव का जो ब्लड रेड कलर का होता है वो किसके कारण होता है? अभी हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि इसमें बिलीरुबिन नहीं है ना,
क्योंकि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर एक बिलीरुबिन, क्या नाम है, बिलीरुबिन, इस नाम का क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, कलर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC। ठीक है, जो हमारी शरीर के अंदर रोगाणुओं से क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, जैसे मान लो हमें कोई इंजरी हुई, ठीक है, तो वहां पर जो रोगाणु पनपेंगे उनको नष्ट करने का काम कौन करेगी, WBC करेगी। ठीक है, आगे देखो, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ये कल भी बताया था आपको कि पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी अगर आपने बार बार इसको सुना होगा तो, कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है अभी, अग्नाशय के अंदर। अग्नाशय के अंदर जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है, यानी अग्नाशय की जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों का नाम है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित करती है, सिक्रिएट करती है। और इसके कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है अभी, मधुमेह। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि मधुमेह का रोग किसके कारण होता है, यानी इंसुलिन। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, क्या है, H2O। ये CO2 क्या है भी, ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बहुत ही जहरीली होती है, वातावरण के अंदर कम ही मात्रा में पाई जाती है। O2 का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट के अंदर 21% है वो पाई जाती है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, यानी ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कल हमने फॉर्मूले भी बताए थे आपको कि H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। एक आपको और भी बताया था मैंने, HCl, HCl का मतलब क्या होता है अभी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl, NaCl का मतलब क्या होता है, नमक। NaOH क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड। इस तरीके के आपको फॉर्मूले वो याद होने चाहिए। देखो, जब हम इन प्रश्नों को कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि जल का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो होने हो आगे वाली शिफ्ट के अंदर हमसे और किसी का फॉर्मूला पूछ ले, जैसे जल का पूछा है तो आगे वाली शिफ्ट के अंदर नमक का पूछ ले तो नमक का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, वो रियल के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो कौन है, हीरा। ठीक है, हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है, एपोस्ट्रोफिस ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप, ग्रेफाइट भी क्या है, अपर रूप है। ग्रेफाइट के लिए ऐसा बोला जाता है कि हीरा होता है ना, हीरा वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ये जो ग्रेफाइट होती है ना, ग्रेफाइट ये क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। और ये कार्बन का एकमात्र ऐसा अपर रूप है, एपोस्ट्रोफिस है, जो क्या है, विद्युत का सुचालक है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सी होती है, त्वचा यानी स्किन, क्या, स्किन। ठीक है, स्किन जो अपने पूरी बॉडी का कितना परसेंट, 15% वेट है वो कवर करती है। ठीक है, और मान लो आपने 1 इंच का क्या डाला, स्क्वायर डाला स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 19 मिलियन, कितनी, 19 मिलियन क्या होती हैं, स्किन सेल होती हैं। यानी हमारे त्वचा के ऊपर ऐसे छोटा सा क्रॉस लगाया हमने, स्क्वायर लगाया, तो उसके अंदर कितनी कोशिकाएं होंगी, कितनी स्किन सेल्स होंगी, 19 मिलियन होंगी। ठीक है, 19 मिलियन। मस्तिष्क को ब्रेन बोलते हैं, यकृत यानी लीवर होता है, और हृदय यानी हार्ट, हार्ट का वजन कितना होता है अभी, 0.3 किलोग्राम, यानी लगभग कितना, 300 ग्राम। ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है, ये ऐसे इस शेप का होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22, रक्तचाप। रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं बीपी। बीपी नाम तो आपने सुना ही होगा, बीपी। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या करता है अभी बताओ,
बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। थर्मामीटर किसको मापता है? टेम्परेचर को मापता है। हाइग्रोमीटर किसको मापता है? बताओ, हाइग्रोमीटर बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ये मापता है जल की आर्द्रता को। किसकी? आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। रक्तचाप यानी बीपी, और बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, और स्फिग्मोमेनोमीटर, ऐसे नाम थोड़ा सा अजीब है ये, स्फिग्मोमेनोमीटर याद कर लेना, स्फिग्मोमेनोमीटर याद रह जाएगा। थोड़ा सा याद करने में कंफ्यूजन होगा कि रक्तचाप मतलब स्फिग्मोमेनोमीटर, थोड़ा सा सोचोगे तो याद हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। हर्ट्ज तो किसमें मापी जाती है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज तो। किसका? आवृत्ति का। वाट किसका होता है? शक्ति का, पावर का। और जूल किसका होता है? वर्क का। वर्क यानी कार्य का। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, वाट किसका होता है? शक्ति का। ऐसे नहीं, याद कैसे रखेंगे? शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और वैसे भी जिसके पास ज्यादा पावर हो, शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, जिसके पास क्या हो? ज्यादा पावर हो, या फिर क्या हो? ज्यादा शक्ति हो, वो हमारी क्या लगा सकता है? वाट लगा सकता है। तो इसका मतलब शक्ति का मात्रक कौन हो गया? वाट। शक्ति का मात्रक कौन हो गया? वाट। ठीक है, चलो आगे देखिए। हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। देखो, हर्ट्ज को ऐसे लिखते हैं, हर्ट्ज, और आवृत्ति को भी ऐसे लिखते हैं, आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज को कैसे लिखते हैं? आवृत्ति। तो ध्यान से सुनो, देखो इसमें भी टे आधा लिखा है, ऊपर भी आधा रे लिखा है, इसमें देखो आधा वे, फिर ऐसे थोड़ी मात्रा ऐसी है ना, तो याद रह जाएगा हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता। जैसे नॉर्मली जो हमारे कानों को सुनाई देती है ना, वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो हम सुन सकते हैं। ठीक है, अगर 20 से कम है तो नहीं सुन सकते, और 20,000 से ज्यादा है तो हम नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ध्वनि की तीव्रता किसमें? डेसिबल में। और कार्य का मात्रक आपको पता ही क्या है? जूल। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल और क्षार दो होते हैं, एक तो एसिड होता है और एक क्या होता है? बेस होता है। इन दोनों की पहचान करने के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर होता है, क्या होता है? इन दोनों की पहचान करने के लिए जो हमारे पास इंडिकेटर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो वो होता है लिटमस विलियन, लिटमस पेपर बोलते हैं उसे। ठीक है, लिटमस पेपर। एक होता है उसे बोलते हैं, शायद रंजक बोलते हैं, फिनोफ्थेलिन, 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 फिनोफ्थेलिन। ठीक है, इन दोनों के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। जैसे आपको नाम तो याद ही होगा, क्या? अनिल। ठीक है, अब सर अनिल नाम से कैसे याद रखेंगे? देखो, ऐसे क्या बनेगा? अम्ल। अम्ल का मतलब एसिड। ठीक है, ऐसे क्या बनेगा? अम्ल। अम्ल है वो नी से बनेगा नीले, नीले, मात्रा ही ऊपर नीचे करनी है आपको। तो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र का मतलब क्या होता है? एक कागज सा होता है। ठीक है, जैसे एक रेपर होता है, और उसको यदि आप एसिड के अंदर भिगो करके वापिस बाहर निकालोगे, तो अगर आपके पास नीला लिटमस पत्थर है तो वो नीले को क्या कर देगा? लाल। अगर वो नीला लिटमस पत्थर लाल हो रहा है तो इसका मतलब जिस विलियन के अंदर हमने डुबोया है वो क्या है? अम्ल। और यदि इसका क्रॉस हो जाए, लाल लिटमस पत्थर क्या हो जाए? नीला हो जाए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा भाई? क्षार। क्षार का मतलब क्या बन जाएगा? बेस। और अम्ल का मतलब क्या बन जाएगा? एसिड। यानी यदि हमारे पास नीला लिटमस पत्थर है, देखो याद करने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नीला लिटमस पत्थर, लाल, नीले को लाल कौन करता है? अम्ल। अब ये उल्टा करोगे, लाल से नीला, तो क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहां से आपका है वो
क्लियर होगा। ये उत्प्रेरक को बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट वो होते हैं, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु तीसरे ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर के O3 यानी ओजोन बना रहे हैं। यदि इस रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है और हमने यहाँ पर कोई कैटालिस्ट लगा दिया जिससे ये रिएक्शन क्या हो गई, तेजी से हो रही, तो इसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को या तो तेज कर देते हैं या कम कर देते हैं। दोनों की दोनों कंडीशंस में कौन काम आते हैं, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक है वो काम में आते हैं। तो आई थिंक इतनी बातें आपको है वो यहाँ से क्लियर हो गई होगी। आगे वाला क्वेश्चन लिखा है कि मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है। हमारे आंखों में जो प्रवेश करता है प्रकाश, वो किससे करता है, वो करता है पुतली से, ठीक है। पुतली से क्या करता है, आंख है, प्रकाश है वो आंख में प्रवेश करता है, नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है कि मानव नेत्र में किस भाग से प्रवेश करता है, पुतली से। एक आंखों के रोग होते हैं, क्या होते हैं, आंखों के ध्यान से सुनो, ये क्या होते हैं, आंखों के रोग, ठीक है। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे क्या बोलते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं अभी, दूरदृष्टि दोष, हाइपोमाइपिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन से लेंस का यूज करना चाहिए। एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसको कौन से लेंस का यूज है वो करना चाहिए। देखो लेंस मैंने कल भी बताए थे आपको, कि कल मैंने आपको क्या बताया था, 2 लेंस बताए थे। एक तो कौन सा, नहीं 2 दर्पण बताए थे आपको। एक तो अवतल दर्पण बताया था यदि याद हो तो आपको, और दूसरा बताया था आपको उत्तल दर्पण। कौन सा बताया था, उत्तल दर्पण। और मैंने 2 नाम लिखे थे यहाँ पर, एक तो हेडलाइट मतलब गाड़ी की हेडलाइट, और दूसरा लिखा था गाड़ी का साइड मिरर। और आपको याद कैसे करवाया था भाई, कि गाड़ी का साइड मिरर छोटा होता है। गाड़ी का साइड मिरर क्या होता है, छोटा होता है, छोटा ही तो होता है। तो गाड़ी का साइड मिरर छोटा होता है तो नाम भी कौन सा, छोटा आएगा। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। याद आया कुछ। और गाड़ी की हेडलाइट में देखो नाम बड़ा है ना, हेडलाइट, कितना बड़ा नाम, तो इसका दर्पण भी कौन सा होगा, बड़ा होगा। कौन सा, अवतल दर्पण। सेम टू सेम आपको ट्रिक यहाँ पर लगानी है। बताओ, निकट नाम बड़ा है ना, निकट है, और दूर नाम छोटा है, 1 2 2 ही अक्षर आ रहे हैं, तो निकट में तो कौन सा दर्पण आएगा, अवतल लेंस। कौन सा आएगा, अवतल लेंस। इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, नहीं कॉनकेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव किसको बोलते हैं, अवतल को, और कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, उत्तल को। याद रह जाएंगे दोनों नाम। चलो कॉन्वेक्स कॉनकेव में आप उलझ रहे होंगे, लेकिन हिंदी में नाम देखो, अवतल, 4 अक्षरों का नाम है, अवतल 3 अक्षर, उत्तल 2 अक्षर। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप याद कर लेना इसको, कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, और साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण, और हेडलाइट के लिए अवतल दर्पण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 हो गया। 26, दूध में पाया जाने वाला, इसमें दूध में, और दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, कैसीन होता है। इस कैसीन के कारण ये ना दूध का दही बनता है। ध्यान रखना, दूध का जो दही बनता है ना, वो किसके कारण बनता है, कैसीन के कारण बनता है। और दूध का दही बनता है, यदि वो आपसे क्या पूछे, जीवाणु पूछे कि कौन से बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो वो किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस। किसके कारण है, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। जैसे कई बार ये जो राजस्थान के पेपर होते हैं ना, उनमें आता है क्वेश्चन कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वहां एक ऑप्शन आता है जामन, जामन भी आता है,
जामन भी आता है और जामन भी आता है, ठीक है, और जावण भी आता है, ठीक है। तो हम दूध को दही जमाने के लिए थोड़ी सी छाछ डालते हैं ना उसमें, ठीक है, आप घरों में डालते होंगे छाछ, तो वो उस छाछ को क्या बोलते हैं, जावण बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे तो नहीं आएगा, हमारे तो बोलेगा कि किस जीवाणु के कारण दूध का दही बनता है, किसके कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है अभी, हाइड्रोजन, कौन सी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ठीक है। वातावरण के अंदर जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। प्राणवायु कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ठीक है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है, तो वो 37.5 डिग्री होता है ना, तो वो कितना होगा, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। हमें फारेनहाइट के अंदर भी याद रखना है, फारेनहाइट के अंदर कितना होता है, 90.6 फारेनहाइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो सबसे हल्की गैस याद रह जाएगी ना, हाइड्रोजन, हाइडोज, हाइडोज, हाइडोज देंगे तो आदमी कैसा होगा, हल्का हल्का महसूस करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन से क्या याद रह जाएगा, हल्की गैस याद रह जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। कल मैंने बताया था कि जल और भोजन दो ही चीजें होती है, ठीक है, जल और भोजन। भोजन का मतलब फूड और जल का मतलब वाटर, ठीक है। जल को कौन करता है, जलोयम, जल को कौन करता है, जलोयम, याद रह जाएगा, जल से जलोयम, जल जलोयम, जल जलोयम, जल जलोयम। और भोजन, भोजन क्या होता है, फलित होता है, और फल को कौन करता है, फ्लोयम, कौन करता है, तो भोजन का परिवहन कौन करेगा, फ्लोयम। जाइलम या जल क्या होता है, जल का परिवहन करता है। रूट्स क्या होती है, रूट्स होती हैं जड़ें, जैसे ये हमारे पास क्या है, पौधा है, ठीक है, ये पौधे का तना होता है, ठीक है, यहाँ पर फूल फल पत्तियां आते हैं, और यहाँ पर जो नीचे होती है वो क्या होती है, जड़ें होती हैं। इन जड़ों को क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बिजली का व्यावसायिक मात्रक क्या है, बिजली का व्यावसायिक मात्रक क्या है अभी, किलोवाट प्रति घंटा, क्या है, किलोवाट प्रति घंटा। अब देखो वाट तो मैंने बताया था, वाट किसका बताया था, शक्ति का, शक्ति का बताया था नहीं बताया था, शक्ति यानी पावर। और ये भी बताया था कि जिसके पास ज्यादा पावर हो वो क्या लगा सकता है, वाट लगा सकता है। तो वहां शक्ति का मतलब वाट। किलोवाट प्रति घंटा किसका होता है, बिजली का व्यावसायिक मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर किसका, एम्पियर किसका होता है, एम्पियर होता है करंट का, किसका, करंट का, करंट यानी धारा, ठीक है। धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, जहां पर Q क्या होता है, चार्ज होता है यानी आवेश, और T क्या होता है, टाइम होता है। एक सेकंड के अंदर आवेशों या फिर आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ये थे हमारे कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन साइंस के हैं। साइंस के क्वेश्चनों को एक बार याद करने का दोबारा प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से, बिजली का व्यावसायिक मात्रक कौन, किलोवाट प्रति घंटा। भोजन का परिवहन कौन, फ्लोएम। जल का परिवहन कौन, जलोयम यानी जल। मानव शरीर का तापमान कितना, 37.5 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट के अंदर कितना, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। सबसे हल्की गैस, अब आदमी हल्का हल्का महसूस कब करेगा, जब उसको हाइडोज दी जाएगी यानी हाइड्रोजन। कई बार ये दवाइयां नहीं आती क्या, जैसे हम नॉर्मली लेते हैं, जुकाम हो जाए खांसी हो जाए तो हम सिट्रीजिन वगैरह, पेनी, ये क्या नाम है इसका, नहीं क्या, नहीं उसका क्या नाम है, पेन, पेन किलर नहीं, पी से शुरू होता है उसका नाम, चलो और भी मतलब पेन किलर ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, हल्का हल्का महसूस यानी अच्छा महसूस होता है। तो हाइड्रोजन। दूध में पाए जाने वाला कैसीन। मानव नेत्र के किस भाग में प्रकाश प्रवेश करता है, पुतली के अंदर। और सुनो, मैंने ये बताया था कि यदि आपको निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, क्योंकि निकट नाम बड़ा है ना तो अवतल, और दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल, क्योंकि उत्तल नाम छोटा है तो दूरदृष्टि दोष। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए सूचक, सूचक को बोलते हैं इंडिकेटर, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किसमें, डेसिबल में। आवृत्ति किसमें, हर्ट्ज में। वाट किसका मात्रक है,
शक्ति यानी पावर का। रक्तचाप देखो रक्त मतलब आधा उदा नाम है ना, तो ऐसे ही ये देखो स्फिग्मोमैनोमीटर, देखो और सारे नाम अच्छे हैं, हाइग्रो, बैरो, थर्मोमीटर, ये नाम थोड़ा पढ़ने में से अजीब लग रहा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ठीक है। पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ डायमंड, डायमंड का मतलब हीरा। जल का रासायनिक सूत्र H2O। शरीर में इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय की जो लैंगरहैंस कोशिकाएं होती है ना, अल्फा और बीटा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, छोड़ते कौन सी है? पौधे। ये मिस्टेक, या मैंने सही बताया था क्या? हाँ, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पर बिलीरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई। राष्ट्रीय ज्ञान कहना चाहिए था। ये हो गए आपकी किसके? साइंस के। मेरे ख्याल से साइंस के इन 15 क्वेश्चन है ना, अगर आपने ध्यान से सुने तो याद हो गए होंगे। याद हो गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, याद हो गए तो। अब चलो, अब करते हैं हम मैथ के क्वेश्चंस। मैथ के क्वेश्चन थोड़े से, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैथ के अंदर हमारा टारगेट होना चाहिए 15 में से 15% सही करना। ठीक है, एक भी पर्सन है वो गलत है नहीं होना चाहिए। एक दो पर्सन अच्छे आते हैं, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से हल हमें करने होते हैं। देखो 1250 का कितना परसेंट? 1250। अब का वर्ड है, का को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 0.06% को हटाएंगे, बटे में कितना आएगा? 100 माइनस 450। का मतलब मल्टीप्लाई। 0.08 है तो 0.08 और भाग में कितना? 100। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हटाना होता है? पॉइंट। और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में है? 1 2, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो? 2 जीरो। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब आप ये मिस्टेक मत कर देना कि 125 को काट लें 100 से और 45 को काट लें 100 से, क्योंकि फिर नंबर है वो और ज्यादा टिपिकल बन जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन बन गई ना, वो बन गई 125 गुणा में 6 भाग में 1000, क्योंकि ये 100 और ये 10, माइनस 45 गुणा में 8 भाग में 1000। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। 125 को किससे गुणा कराना है? 6 से। तो 125 को 6 से कराएंगे ऐसे, 125 को 6 से कराएंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 6 कितने? 750। और 45 को किससे कराना है? 8 से। तो 45 को 8 से कराएंगे कितना आएगा? 360। ये बन जाएगा 750 भाग में कितना? 1000। 1000 माइनस 45 को 8 से गुणा कराना है। अब मैंने कैसे कराया? इस 8 को लिखो आप कितना? 2 गुणा में 4 और गुणा में कितना? 45। ठीक है, 45 गुणा में 8 था तो 8 को लिखा 2 गुणा में 4। कोई दिक्कत है नहीं है। 45 को 2 से कराओ, 90 गुणा में कितना? 4। 9 को 4 से कराओ, 9 चौके 36, 360 माइनस का 360 और भाग में कितना? 100। अब काट लो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 1000 था ना, जीरो से क्या काट लिया? जीरो काट लिया। अब बताओ ऊपर कितना बचा? 75। और 75 में से हमें कितने माइनस करने हैं? 36। 75 में से हमने कितने माइनस किए? 36, तो कितने बचेंगे भी? 39। और अपॉन में देखो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है ना, तो 100। जीरो से जीरो कट गया ना 1000 का। ठीक है, तो 39 डिवाइड बाई 100 है, दो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर क्या कर दो? 2 संख्या 0.39, कितना आएगा? 0.39। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान सा सवाल था, मैंने तो आपको डिटेल में बताया है, पॉइंट हटा करके, पॉइंट रिमूव करके, मल्टीप्लाई भी इवन आपको बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी होती है, ये आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं, ऐसा ये घटाव नहीं करना होता। ठीक है, यहाँ पर ये घटाव नहीं करना होता, आपको डायरेक्टली ऐसा ही सोचना है। ठीक है, ऐसा ही सोचना है आपको कि डिवाइड किया 100 ऐसे किया, ऐसा इतनी देर का सवाल था। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको 31 तक आपको क्वेश्चन है वो समझ में
आए होंगे। ठीक है, फिर भी यदि आपको किसी को कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चनों का लेवल देखो, ये मत देखो कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप लेवल देखो क्वेश्चनों का कि इस लेवल के क्वेश्चन हमें आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। 80 का 20%, अब देखो वो पहले वाली बात आई कि नहीं आई, 80 का 20% यानी 20 बटे में कितना, प्लस कितना एक्स है, 2x, बराबर 30 का 45% यानी 30 गुणा में 45 भाग में कितना, प्लस 85 का 20% यानी 85 का 20% और भाग में कितना, 100। बताओ यहां पर जो इसने लैंग्वेज दी है, मैथ की लैंग्वेज दी है, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा, लिख लिया। अब क्या करना है, अब तो आप जोड़ घटाओ गुणा भाग करते जाओ। ठीक है, कैसे करोगे भाई, देखो 2 जीरो से 2 8 दूनी प्लस कितना, इसको काटो 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, और ये बन जाएगा देखो 9 तिया 27, 27 में यदि हम कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो 47 में यदि 2 का भाग देंगे तो 13 पॉइंट क्या जाएगा, प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 17 और 2 से काटेंगे 2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ तक किसी को नहीं है, नहीं है तो फिर कर लो इसको, आगे तो क्या है सिंपल है। देखो 17 और 13 कितने हो गए, 30.50, क्योंकि 7 और 3 10 और 10 30 पॉइंट कितने हो जाएंगे 50, और ये देखो प्लस का 16 है, इधर जाएगा माइनस का 16, और इधर कितने हैं 2x। 13.50 में से 16 घटाएंगे तो बताओ कितने आएंगे, 14 कैसे आएंगे, 13 आएंगे, हाँ 14.5 आएंगे, 14.5 और 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.50 डिवाइड बाई 2, और 14 ये मिस्टेक कहाँ हो रही है, 80 का 20% कितना होगा 16, प्लस का कितना 2x, और 30 का 45%, तो 30 का 45 बटे में 100, और काटेंगे इसको 5 से, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिन 9 के 27, 27 में 2 का भाग दिया, और 85 का 20%, तो ये 17, 1/5 होता है ना 20%, तो ये 17 ही आएगा, 17 और 13 कितने हो गए, 30 ही होंगे, 30 में 49, हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई माइनर मिस्टेक हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना आएगा 7.25, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7.25, 15 और 16 कितने हो गए 14.50 और 16, सही है भी, क्योंकि ये x की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब कोई ऑप्शन में मिस्टेक होगी, या ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना ये कुछ और होगी, अगर ऑप्शन के हिसाब से नहीं हो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल कर लेना। ठीक है, बाकी हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किया है ना, सही है, और x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 7 दूनी 14.50, तो 14 कितने हो गए 30.50, और इधर कितने हैं 30.50, इसका मतलब ये उत्तर और ये x की वैल्यू क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है बताओ। आपको 3D के सारे फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है, अगर आपको 3D के सारे फॉर्मूले याद नहीं है और याद है तो आप ये बात कमेंट बॉक्स में अभी लिखो कि हाँ सर हमें सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं या नहीं है। अगर याद है तो आप बेलन के सारे फॉर्मूले लिखो। जैसे बेलन कैसा होता है, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, क्या बोलते हैं सिलेंडर सॉरी, और इस सिलेंडर के अंदर ये वाली जो बेस होता है ना ये क्या कहलाती है रेडियस, ये भी क्या कहलाती है रेडियस, ये वाली क्या कहलाती है हाइट। इसका जो अपर और ये जो बॉटम होता है ये कैसा होता है सर्कुलर होता है, कैसा सर्कुलर वृत्ताकार,
तो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त होगा, और ये कैसा होता है, आयताकार, रेक्टेंगुलर। तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, जहां पर आर, आर तो क्या है, रेडियस, रेडियस का मतलब क्या है, त्रिज्या, और क्या लिखा है, एच, और एच क्या है यहाँ पर, ऊंचाई यानी हाइट। तो लगाओ फॉर्मूला हमारे यहाँ, 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। अच्छा पाई यहाँ पर लिखा है ना, तो पाई को क्या लिखना है, पाई, तो 2 पाई। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है, 10, तो ये क्या बन जाएगी, 10। आगे लिखा है आर प्लस एच, रेडियस कितनी है, 10, और एच कितना है, 15, 15 और 10 कितना हो गया, 25, और गुणा में कितना, 10/2। अब मल्टीप्लाई करा लो, 25 को 2 से कराएंगे कितना आएगा, 50, और 50 को 10 से कराएंगे तो कितना आएगा, 500 पाई, और 500 पाई सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं ना, तो 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यदि आपको फॉर्मूले याद है ना 3D के, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद है 3D के, तो आप इस क्वेश्चन को और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो आपकी समझ पर बेस्ड रहते हैं। अगर ये फॉर्मूला रटा हुआ है ना आपका, तो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये रटाफिकेशन चालू हो गया, बताओ 50 मीटर लंबाई, 35 मीटर चौड़ाई और 2.5 मीटर गहराई, गहराई का मतलब क्या हो गया अभी, हाइट, ठीक है। तालाब की धारिता, धारिता का मतलब क्या होता है, हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। अब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किसी भी वस्तु का आपको क्या निकालना हो, आयतन निकालना हो, आयतन का मतलब किसी भी वस्तु का हमें क्या निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो आप क्या करो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, याद रह जाएगा। तो हमारे पास लंबाई कितनी है, 50, चौड़ाई कितनी है, 35, और गहराई कितनी है, 2 पॉइंट। अब बताओ, ओनली मल्टीप्लाई तो करवाना है, और मल्टीप्लाई करवाना है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ओनली ऑन क्या करवाना है, मल्टीप्लाई ही करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे वाला 35 नंबर, x/5, y/10, z/15 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स का मान कितना है। देखो ऐसा कल भी बताया था मैंने कि x/5 है तो x अपॉन में 5, y/10 लिखा है तो y/10, और z/15 लिखा है तो z/50, ऐसा बताया था कल, सेम टू सेम यही था, वैल्यू भी यही थी। तो इसको कैसे सोल्व किया था हमने, काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब यदि हमने नंबर्स को काट लिया ना तो ये इजी हो गया, ठीक है। बाकी आप 5, 10 और 15 से करते ना तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता। x की वैल्यू कितनी, 1, y की वैल्यू कितनी, 2, z की वैल्यू कितनी, 3। हमें पूछा क्या है, x प्लस में y प्लस में z, तीनों को जोड़ दो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और भाग किसका देना है, x का। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो 1 का भाग दोगे, 3, 2, 5 और 1 6, 6 बटे में 1 कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगर आप 5, 10 और 15 से लेते हैं ना तो भी गलत नहीं होता। x की वैल्यू कितनी, 5, y की कितनी, 10, z की कितनी, 15, जोड़ो इनको, 15 और 10 25, 25 और 5 30, और 30 में भाग किसका देना था, x का। x की वैल्यू कितनी, 5, और 5 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 6, ठीक है। तो ऐसा भी करोगे तो भी गलत नहीं है, और वैसा करोगे तो भी गलत नहीं है, गलत कैसे ही नहीं है। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, 30 से लेकर के 35 तक, यानी अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए, 500 के 500 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गए हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छा दिमाग है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है एग्जाम को पास करने का, ठीक है। लिखा है 8/7, 9/11, 25/13, यानी 8/7, 9/11, 25/13, और इसका हमें क्या निकालना है, HCF। यदि आपने कल वाली क्लास देखी है ना, तो मैंने आपको जब हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हो तब आपको बताया है
कि HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले नंबरों का क्या लो, HCF। अब देखो एक है 8, एक है 9, एक है 25, पता चल गया। ऊपर वालों का HCF कितना आएगा, नीचे वालों का LCM लेना है 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो जो LCM आएगा वो इन तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए भी ट्रिक है आपके पास। 13 को किससे मल्टीप्लाई कराओ, 7 से। सर 13 की टेबल याद नहीं है, टेबल तो याद करनी पड़ेगी भाई, वरना ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 गुणा में 7, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 2 9, ऐसे लगा। तो 13 7 कितना होता है, 91। 91 को किससे गुणा करना है, 11 से। और जब भी किसी नंबर को 11 से गुणा करना हो तो आपको एक ट्रिक बताई हुई है। क्या बताई हुई है भाई, कि एक का क्या लिखो, 1, 9 और 1 को जोड़ो, 9 और 1 कितने, 10, हासिल कितनी, 1, 9 में 1 जोड़ दो कितने, 1000। तो इनका जो LCM आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1001 निकल के आएगा। ऐसा कैसे हो रहा है, इनका HCF निकालें तो हाँ ये डिवाइड भी नहीं हो रहा, हो सकता है इसके भी ऑप्शन में क्या हो, मिस्टेक हो। तो ये कितना आएगा, 1/1000, 1 आएगा। आना तो यही चाहिए भी, क्योंकि 8/7, 9/11, 25/13 का HCF निकालना है। तो ऊपर वाले नंबरों का तो HCF ही निकलता है, तो ऊपर वाले नंबरों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, और 13 गुणा में 7 और गुणा में क्या करेंगे, तो 1001 ही आएगा। और ये कोई भी नंबर 7 का डिविजिबल भी नहीं है, तो इसके चारों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। इसका सही उत्तर कितना रहेगा, 1/1000। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, 4096 का वर्गमूल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को है ना हमें ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से कैसे करना है, 4096 है तो ये इनमें से किसी का स्क्वायर होगा, इनमें से किसी का स्क्वायर होगा। आप देखो इकाई का अंक कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना होता है, 16। इसका मतलब इकाई का अंक 6 इसमें भी आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 तो नहीं आना चाहिए ना, इसका मतलब 32 तो नहीं होगा। 16 की स्क्वायर तो हमें याद ही है, 16 की स्क्वायर कितनी होती है, 256, इसका मतलब ये नहीं होगा। इकाई का अंक 8, 8 की स्क्वायर करेंगे 64, इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 4, लेकिन हमारा कितना आ रहा है, 6, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे सवालों को सिर्फ इसी तरीके से करते हैं, और एग्जाम के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट करने का ये एक मात्र तरीका है, जब आपके पास क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। अब ये क्वेश्चन है कि 30% को 30% को किस में बदलो, फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 30% यानी 30 बटे में कितना, 100, 0 से 0, 3/10, 3/10 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई 1/3 मत कर देना भाई, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, गड़बड़ी कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर, पढ़ते नहीं है ध्यान से। 30/100, अच्छा 1/3, 1/3। एग्जामिनर चाहता है कि तुम प्रश्न गलत करो, क्यों, क्योंकि हमें आदत है जल्दी जल्दी पढ़ने की, तो हमें थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना है और ये गलत नहीं करना है। यदि दो संख्याएं दे रखी है 25 और x, और HCF कितना दे रखा है, 5, तो LCM में क्या होगा। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि LCM गुणा में HCF बराबर होती है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। 25 और x दो संख्याएं हैं, तो ये हो गई 25 गुणा में x, और HCF कितना दे रखा है, 5, HCF कितना दे रखा है, 5। LCM हमसे पूछा है, तो ध्यान से देखो, ये 5 से काटेंगे, 5 5 25, तो LCM कितना आ गया हमारे पास, 5x। कितना आ गया, 5x। 5x का मतलब हमारे पास वो मल्टीपल किसका है, 5 का मल्टीपल होना चाहिए LCM, लेकिन यहाँ पर देखो सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल है। लेकिन देखो अगर हमारे पास 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन दोनों का HCF भी कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। देखो हमारे पहला नंबर कितना है, 25, कितना है, 25। दूसरा नंबर यदि हमने 25 ले लिया तो HCF 25 आएगा कि नहीं आएगा, तो 25 तो नहीं ले सकते। 50 ले लिया
तो 50 के मल्टीपल होंगे 25 गुना में 2, और इधर है 25, दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 25, लेकिन 25 तो आना ही नहीं, किसी हालत में नहीं आना चाहिए। एकमात्र नंबर कौन सा होगा 100, क्योंकि 100 को लिख सकते हैं हम 25 गुना में 4, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना आएगा 25। ये भी कितना होता है 25 पांजे 125, तो 25 कैसे हो जाएगा, हाँ तो 25 हो जाएगा ना। फिर हमारे पास एचसीएफ कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन तो फिर कौन सा नंबर लोगे भी आप, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 5 आ ही नहीं रहा है। दूसरा नंबर नहीं लेना, ये हमें क्या दिया गया है एलसीएम दिया गया है, ठीक है, एलसीएम दिया गया है। हमारे पास नंबर है कौन सा, एक तो है 25 और दूसरा नंबर हमें बताना है, जबकि दोनों का एलसीएम कितना है 100 है, दोनों का एलसीएम कितना है 100, तो दूसरा नंबर हम कितना मान लें 4, नहीं, दूसरा नंबर क्या मानेंगे 50 मान लें, 50 मान लेंगे तो 50 और 25 का एलसीएम 50 आ जाएगा, 25 मानेंगे तो भी एलसीएम 25 आएगा, 50 मानेंगे यहाँ पर, चलो देखते हैं इसको, ठीक है। एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो समय कितना लगेगा। एक ट्राइंगल बताया था आपको डी टी एस, हमें क्या निकालना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर ए स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 36, लेकिन ये 15/36 आएगा किसमें घंटा के अंदर आएगा, और घंटे को किस में बदलना है आपको मिनट में, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, काट लो इसको, 6 छिके 36, 6 दाए 60, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 5 को 5 से कराओगे 25 मिनट, कितने मिनट लगेंगे 25 मिनट लगेंगे, ऑप्शन नंबर। ये तो बिल्कुल आसान है यदि आपको याद है तो, लेकिन ध्यान रखना किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा घंटा आएगा, और घंटे को किस में बदलना है मिनट में, क्योंकि यहाँ पर सारे टाइम किस में लिखे हैं मिनट में, तो मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई 60 से। ये बताओ भाई, ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी है वो हमें याद करना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी कितना लिखा है 3 अनुपात बी सी कितना लिखा है 5 अनुपात 6, ऐसा ही तो लिखते हैं, बी के नीचे क्या लिख दो बी, और यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर क्या लिखते हैं उसका पड़ोसी, यहाँ पर पड़ोसी कौन है 4, यहाँ पर पड़ोसी कितना है 5, तो ये बन जाएगा 5 3 15, 5 चौके 20, 6 चौके 15 20 और 24, 15 20 और 24, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 1000, इसका मतलब 800 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा आपने 1000 रुपए में, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 रुपए का, और 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर 800 पर, तो 200 बटे में कितना आ जाएगा 800, 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2/8 को काटोगे तो 1/4, 1/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 25%, ठीक है। बताओ यहां तक बातें। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, n सम संख्याएं 2 4 6 8 10, और इनका जोड़ी तो करना है, जोड़ करना है तो कितने हो गए 10 10 20 और 10 30, इस तरीके से इन सभी का योग कितना आ गया 30, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या लिखा है कि अंडर रूट 169 प्लस 144, 169 प्लस 144, 169 प्लस 144, अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ रहा है 25, 3, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिखा, ये लिखा है अंडर रूट 169 प्लस 144, तो पहले इनका क्या करना पड़ेगा सम करना पड़ेगा, ध्यान रखना ऐसे लिखा हुआ हो ना
अंडर रूट ए प्लस बी, तो आप कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ ऐसे लिखा हुआ हो ना अंडर रूट ए बी, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन डिवाइड भी पॉसिबल है। ऐसे लिखा हुआ ना अंडर रूट ए बाई बी, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी, लेकिन प्लस और माइनस दोनों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 9 और 4 13, हंसी लेख 6 और 4 10 और 1 2 313 लगभग किसके पास है अभी? 324 किसका होता है? 18 का, तो ये लगभग 18 के पास है। 324 और 300 क्योंकि अप्रोक्सीमेट हमें चूज करना पड़ेगा, तो 17 होगा फिर, क्योंकि 18 के नजदीक कौन है? 17। अब 20 मत कर देना, क्योंकि 18 और 17 के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन 18 और 20 के बीच में 2 का अंतर है, तो नजदीक कौन है? 17, तो इसका 17 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि 20 श्रमिक 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तो 15 श्रमिक कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 20 श्रमिक 12 दिनों में करते हैं, तो वो एमडीएस वाला फॉर्मूला याद है ना, एमडीएस बटे डब्ल्यू। आदमी कितने हैं? 20। कर कितने दिनों में रहे हैं? 12 में। हमें कितने आदमी? 15 श्रमिक कितने दिन में? x दिन में। काट लो, 5 चौके 20, 5 तिये 15, 3 चौके 12, 4 चौके 16, इधर कौन? x की वैल्यू कितनी? 100। ठीक है, ये बिल्कुल। अब बताओ यहाँ 45 यानी 45 तक है ना, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 15 क्वेश्चन कर लिए, वो भी किसके? मैथ की। अच्छे क्वेश्चन तो खैर 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे भी, ठीक है, बाकी सारे के सारे है ना 43 क्या है? प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम n सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 4 6 8 10, यही तो होती है सम संख्याएं। और हमें क्या पूछा है? n बराबर 5, इसका मतलब संख्याएं कितनी लेनी है? 5। इन पांचों का क्या पूछा है? योग। योग का मतलब क्या पूछा है? सम। जोड़ दो इनको, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30। वैसे जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे जोड़ ही तो करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के 2-3 मैं बता देता हूँ, 2-3 आप कर लेना। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, जैसे एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर उन्मुख है। उत्तर की ओर उन्मुख का मतलब सारे के सारे नॉर्थ साइड की ओर फेसिंग है। एक्स एफ के दाएं से छठा स्थान है, यानी एक्स का दाएं से कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, एक्स है। और एफ के दाएं, यानी एफ का दायां कौन सा होगा? ये वाला होगा? नहीं, एफ ऐसे बैठा है तो ये वाला होगा। और इसका कौन सा स्थान है? छठे स्थान पर कौन बैठा है? एक्स। इसका मतलब पहले स्थान पर तो ये बैठा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे पे कौन है? जो अंतिम बाएं सिरे पर है, जो क्या है? अंतिम बाएं सिरे पर है, यानी ये अंतिम में बैठा है। एक्स एफ के दाएं से जो एक्स के दाएं 3 व्यक्ति हैं, एक्स के दाएं 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब एक्स के दाएं ये वाली साइड कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। एक्स के दाएं कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है? आप देखो ध्यान से, ये जो लिखा है ना, जो अंतिम सिरे पर है, तो जो अंतिम सिरे पर है कौन है? एफ। एफ तो क्या है? बाई साइड है, तो ये बाई साइड ही है। बाई साइड कौन सी? एफ। अब एफ के छठे स्थान पर तो 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर कौन है? ये। और इसके दाएं 3 बैठे हैं, 1 2 3 ये बैठे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 3 9, और एक एफ कितना? कितने हो गए? 10। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, 16 224 22 440। अब देखो, जब भी क्वेश्चन मैं अभी देख पा रहा हूँ इसको, तो मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा कि 16 को 224 कैसे लिखा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 22 को 240 लिखा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कराया किससे? 20 से, क्योंकि 22 दूनी 44, एक जीरो लगाया है मतलब 20। इसका मतलब 22 से कम कितने किए? 2। मैं यहाँ पर चेकआउट करूंगा 16 को 2 कम करके 14 से मल्टीप्लाई करके,
तो 16 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 में है 160 और 16 चौके 64, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 224। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप ऐसे कर लो भाई कि 6 चौके 24 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, और 16 एकम क्या बन जाएगा 16 4 और कितना 224। अब इसका मतलब 24 को किससे मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 8 और 4 12, 528 ऑप्शन डी। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग है वो लगा पाए तो। अब ये क्वेश्चन नंबर है 48। देखो ध्यान से कि s क्या है k से छोटा, s k से छोटा है। मान लिया कि s है वो k से छोटा है, छोटा कर दिया। बताओ s k से छोटा है कि नहीं है? लेकिन r से लंबा है। इसका मतलब s है वो k से छोटा लेकिन r से लंबा है, इसका मतलब r क्या होगा इससे छोटा होगा, तभी तो s बड़ा होगा। ठीक है, एक k से थोड़ा छोटा है, a है वो k से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा कर दो, a हो गया थोड़ा छोटा, और s से थोड़ा लंबा है। अब s से थोड़ा लंबा हो गया ना, k से थोड़ा छोटा s से थोड़ा लंबा है। m सबसे लंबा है, m सबसे लंबा है तो इसको सबसे लंबा बना दो। अब बोल रहे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? यदि बोर्ड को 53169 लिखा गया है तो नोड को क्या लिखेंगे, ये नॉर्मल सा कोड है, भी कोड देख लेना। और ये है लास्ट का 50 नंबर क्वेश्चन। ये 50 नंबर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है और इसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बहुत ही स्मूथली तरीके से कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। देखो रीजनिंग के है ना, चलो मान लिया कि 1-2 क्वेश्चन बढ़िया था, ये वाला आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे इसके अंदर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। रीजनिंग के मान लो 5 क्वेश्चन है तो 5 के 5 क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। तो आप रीजनिंग के कम से कम 200 से 300 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, बाकी मैथ का पेपर बहुत ही इजी आता है और ये वास्तव में इजी लेवल का पेपर है। यदि आप अभी से तैयारी करते हैं, अभी से आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करते हैं, तो आप 100% गारंटी के साथ मैथ के अंदर मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, ना ही साइंस के अंदर आपको फेल होने देंगे, ना ही जीके के अंदर, ना ही रीजनिंग के अंदर। यानी आपका श्योरली 100% पेपर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, ये पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि अभी हम बहुत सारे पेपर करने वाले हैं, ये तो पहला ही पेपर हुआ है, और भी बहुत सारे पेपर करेंगे। तो ये सारे के सारे पेपर है ना, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है SB क्लासेज, ये वाला SB क्लासेज 01, इस नाम से जब आप सर्च करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और आपको कोई भी इंक्वायरी प्राप्त करनी है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब है वो मिल जाएगा। ये नीचे जो लिखे हुए हैं वो आंसर की है, आप इस पूरे पेपर को आंसर की है वो देख सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे पेपर की क्या है आंसर की है, जैसा आपने किया है जैसा। ठीक है, इस तरीके से आप है वो पूरे के पूरे पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि अभी नई बैचेस है वो शुरू हो चुके हैं, अभी आपके 10th और 12th के एग्जाम खत्म हुए हैं, तो बहुत सारे बैचेस हैं वो एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है वो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो ज्वाइन नहीं करना नहीं भूले। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो क्लास के अंदर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूले, आप बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर, नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।